हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं एसक्यूएल की सीरीज और एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स के अंतर्गत आज हम लोगों को देखना है चेक कंस्ट्रेंट के बारे में। आइए देखते हैं क्या है ये चेक कंस्ट्रेंट। तो इसके पहले हम लोग कुछ कंस्ट्रेंट्स पढ़ चुके हैं। कौन कौन से हम लोगों ने पढ़ लिए हैं? हम लोगों ने नॉट नल कंस्ट्रेंट पढ़ लिया था, यूनिक कंस्ट्रेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग प्राइमरी की के बारे में पढ़ चुके हैं, फॉरेन की के बारे में पढ़ चुके हैं। अब दो कंस्ट्रेंट और हमारे बच रहे हैं, वो है चेक और डिफ़ॉल्ट। तो आज हम पहले चेक का देखेंगे। तो चेक कंस्ट्रेंट क्या है? द चेक कंस्ट्रेंट इज यूज टू लिमिट द वैल्यू रेंज दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ कॉलम। यानी जब आप कोई रिकॉर्ड टेबल में इंसर्ट करते हैं या अपडेट करते हैं तो हम ये कंडीशन पहले से लगा सकते हैं, ये कंस्ट्रेंट पहले से लगा सकते हैं किसी भी कॉलम पे, किसी फील्ड पे, कि उसमें क्या वैल्यूज परमिसिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एम्प्लॉय टेबल बनाई और हम ये चाहते हैं कि उसमें एज की वैल्यू कभी भी 18 से 18 से कम ना हो। अब ये एक कंडीशन है, ये चेक करना है। तो जब भी डेटा इंसर्ट या अपडेट हो रहा है तो वो इसको चेक करे, उसके बाद अगर वैलिड है तो ही वो डेटा को इंसर्ट होने दे टेबल के अंदर। तो ये बहुत ही काम का कंस्ट्रेंट है, बहुत यूजफुल कंस्ट्रेंट है। तो इसको अब हम लोगों को देखना है। तो इसका जो सिंपल सिंटैक्स है, क्रिएट टेबल कमांड पे आप चेक कंस्ट्रेंट को लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, ये सिंटैक्स है। मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें MySQL पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखें? MySQL-u रूट हमारे यूज़र का नाम है और p पासवर्ड मैं एंटर कर रहा हूँ। ये पासवर्ड हमने एंटर कर दिया और ये हम लॉगिन कर गए। अब क्या करना है? अब हमें देखना है कौन कौन से डेटाबेसेस हमारे पास हैं, क्या स्टेटस है। ये कमांड्स की थोड़ी प्रैक्टिस आप करते रहिए, आदत में रहती हैं। फिर शो डेटाबेसेस, तो कौन कौन से डेटाबेसेस हमारे पास हैं? DB1 है, तो DB1 को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ DB1 कमांड लिखिए। उसके बाद अब देखते हैं इसमें कौन कौन से टेबल्स हैं। तो आप देखेंगे इसमें एक एम्प्लॉय टेबल भी बना ली थी हमने पिछली बार और एक प्रोजेक्ट टेबल भी बनाई थी। तो एम्प्लॉय टेबल पे चलते हैं। डिस्क्राइब एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय टेबल का पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया है। इसमें EMP ID को प्राइमरी की बनाया हुआ था, बाकी कोई कंस्ट्रेंट किसी दूसरे कॉलम पे एप्लीकेबल नहीं था। अब हम लोग इस पे चेक कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं जो कि एज के ऊपर लगेगा। एज के ऊपर हम लोग लगाएंगे। तो पहले मैं एक बार सेलेक्ट क्वेरी की मदद से डेटा इसके अंदर क्या रखा हुआ है वो दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये मैंने यहाँ पर पूरा डेटा दिखा दिया। इसमें 3 रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं और आप देख सकते हैं एज की वैल्यू 26 है, नल है और 32 है। अब देखिए इसमें नल वैल्यू भी रखी हुई है। तो यहाँ पर आपको सीखना समझना पड़ेगा कि चेक कंस्ट्रेंट अगर हम टेबल बन जाने के बाद लगाते हैं तो क्या होता है और टेबल बनाने के दौरान लगाते हैं तो क्या। देखिए, टेबल बनाने के दौरान अगर आप कोई कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं तो कोई इशू इसलिए नहीं आता क्योंकि तब तक कोई डेटा टेबल के अंदर होता नहीं है। लेकिन जब आपका टेबल बन चुका है और उसमें कुछ डेटा आ चुका है और उसके बाद आप ऑल्टर टेबल कमांड की मदद से टेबल के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट में कोई चेंजेस कर रहे हैं, तो फिर ये देखा जाएगा कि कंस्ट्रेंट अप्लाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो डेटा उसमें रखा है कहीं वो कंस्ट्रेंट के नियम को वायलेट तो नहीं कर रहा है। इसीलिए कि यहाँ पर नल रखा हुआ है, हमको देखना पड़ेगा कि इस पर कंस्ट्रेंट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। अदरवाइज हमें नल वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा या उस रिकॉर्ड को हटाना होगा। तो हमने ये सिंटैक्स देख लिया था कि अगर हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो हम कैसे ये कंस्ट्रेंट लगाएंगे। देखिए आप, मैंने जैसे एम्प्लॉय टेबल पहली बार बनाई तो मैं क्या लिखूंगा? क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और इसके अंदर EMP ID नाम का मैंने एक कॉलम बनाया जिसका डेटा टाइप इंट है, उसको प्राइमरी की बना दिया, कॉमा लगा के फिर मैं लिखता हूँ अगले कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप लिखता हूँ, फिर अगले कॉलम का नाम एज और उसका डेटा टाइप लिखता हूँ, फिर सैलरी उसका डेटा टाइप लिखता हूँ, और उसके बाद मैं कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहा हूँ। और कंस्ट्रेंट अप्लाई करते वक्त आप कंस्ट्रेंट का नाम भी रख सकते हैं, जो कि हम कैसे लिखेंगे? कंस्ट्रेंट कीवर्ड और उसके बाद कंस्ट्रेंट का जो भी नाम रखना है, जैसे मैंने यहाँ पर रखा हुआ है C1। हालांकि ये लिखना ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट आप इतना पोर्शन लिख सकते हैं।
देखिए मैंने कंस्ट्रेंट C1 लिखने के बाद लिखा है चेक, चेक कंस्ट्रेंट है, और उसके बाद पैरेंथेसिस में मैंने वो कंडीशन बताई है। कंडीशन में आप देखिए वेरिएबल्स की जगह पर आप कोई कॉलम का नेम यूज़ कर सकते हैं। तो आपने कहा कि ये जो एज कॉलम है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होनी चाहिए। तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कोई रिकॉर्ड, तभी वो डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट हो पाएगा। अब यहाँ पर ऑल्टर टेबल कमांड की मदद से, क्योंकि हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो ऑल्टर टेबल कमांड देख लेते हैं। ऑल्टर टेबल कमांड में क्या लिखेंगे? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम, चेक और फिर कंडीशन। ध्यान रहे कि ये कंस्ट्रेंट लिखना ऑप्शनल है अगर आप कंस्ट्रेंट का नाम रखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रेंट अप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम एम्प्लॉय, और देखिए इसके बाद अब मुझे क्या लिखना है? ऐड, और कंस्ट्रेंट का नाम, कंस्ट्रेंट कीवर्ड लिखते हैं पहले तो कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट का नाम मैंने जैसे लिख लिया C1, और उसके बाद फिर मैं लिखूंगा चेक, और पैरेंथेसिस में कंडीशन दे देता हूँ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ध्यान रहे कि हमारे टेबल में ऑलरेडी डेटा रखा हुआ है, और एज की 3 वैल्यूज़ जो आपको दिख रही हैं कॉलम में, वो है 26, नल और 32। इसमें से नल वैल्यू प्रॉब्लम कर सकती है, लेकिन देखिए नल पे उसने कुछ भी नहीं बोला। वो नल होने के बावजूद इस कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर रहा है। क्या ये कंस्ट्रेंट वाकई में अप्लाई हुआ है? देखें, क्या डिस्क्राइब कमांड हमें ये शो करेगा? तो हमने डिस्क्राइब एम्प्लॉय लिखा, यहाँ पर आपको कुछ भी चेक कंस्ट्रेंट के बारे में पता नहीं चलता। लेकिन अगर मैं इसमें डेटा इंसर्ट करके देखूं और उसमें एज की वैल्यू 18 से कम रख के देखूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये चेक कंस्ट्रेंट एक्चुअल में एप्लीकेबल हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं लिख रहा हूँ इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम एम्प्लॉय, और फिर हम लोग लिखते हैं कॉलम्स के नाम जिस पे हम डेटा रखना चाहते हैं। तो हमारे पास है EMP-ID, हमारे पास है नेम, एज एंड सैलरी। ये 4 वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यूज़ इनकी हमें मेंशन करनी है। सबसे पहले EMP-ID मैंने लिख लिया 2, फिर मैं लिख रहा हूँ नेम, नेम में मैं लिख लेता हूँ आलोक। देन एज, एज में इस बार मैंने लिख दिया 10, विच इज़ लेसर देन 18। कायदे से रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होना चाहिए। सैलरी में मैंने लिख दिया 15,000, और देखिए ये बोल रहा है चेक कंस्ट्रेंट यहाँ पर लगा हुआ है और वो वायलेट हो रहा है, उसके नियम के हिसाब से आपने डेटा को इंसर्ट नहीं किया, इसलिए एरर आ रही है। ये प्रूव करता है कि चेक कंस्ट्रेंट सक्सेसफुली एप्लीकेबल हो गया। तो नल वैल्यू को वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन एनी वैल्यू लेसर देन 18 वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर डेटा रखता हूँ, फिर से मैं इसी क्वेरी को लिख रहा हूँ, लेकिन मैं एज की वैल्यू देता ही नहीं हूँ। अगर मैंने एज की वैल्यू नहीं दी तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल रहती है। जब कभी आप कोई डेटा नहीं पास करते हो तो फिर उस फील्ड की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट नल रहती है। तो अब ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जा रहा है, तो नल वैल्यूज़ को चेक कंस्ट्रेंट अलाउ कर रहा है। वो कंडीशन में क्योंकि कंपेरेबल नहीं है, नल वैल्यू कभी भी वैल्यूज़ के साथ कंपेरेबल नहीं है। जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं कि एज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए। अब नल 18 से कंपेरेबल नहीं है, नल इज़ अ स्पेशल वैल्यू। अगर आपने कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हुई है लाइक C एंड C++, तो आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट मालूम है। पॉइंटर के अंदर एड्रेस होता है, एड्रेस नहीं होता तो हम फिर नल भी रख सकते हैं। तो ये जो नल है ये एक स्पेशल एड्रेस ही होता है। तो एक ऐसी स्पेशल वैल्यू जिसका ऑर्डिनरी कैलकुलेशन में पार्टिसिपेशन नहीं होता, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसमें ये पार्टिसिपेशन इनका नहीं होता है, इसलिए वो नहीं हो सकता। अब चलिए मैं सेलेक्ट क्वेरी लगाकर एक बार टेबल के दर्शन भी आपको करा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि एक और रिकॉर्ड सेकेंड रो के रूप में इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पर नल वैल्यू गई है, तो यस नल एक्सेप्टेबल रहेगा भले ही आपने चेक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। रीज़न मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि ये कंस्ट्रेंट इस पे से आपको हटाना है, तो आपको करना पड़ेगा ड्रॉप चेक। वो कैसे करेंगे? वो भी ऑल्टर कमांड से होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम एम्प्लॉय। उसके बाद आपको लिखना रहेगा ड्रॉप कीवर्ड। ड्रॉप कीवर्ड के बाद लिखिए चेक और चेक कंस्ट्रेंट का नाम क्या है? C1। और बस ये कंस्ट्रेंट यहाँ से हट चुका है। अब कंस्ट्रेंट अगर यहाँ से हट चुका है तो हम इस टेबल के अंदर अब वो रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं जिसमें
एज की वैल्यू हमने मेंशन करी थी, तो ये मैंने लिखा इंसर्ट एम्प्लॉय, देन मैं लिख रहा हूँ कॉलम्स के नाम, और फिर मैं लिख रहा हूँ वैल्यूज़, देन मैं लिख रहा हूँ वैल्यूज़ जो कि होंगी, अब यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज कर दी जाए, यहाँ पर वैल्यू कर देता हूँ मैं 4, और यहाँ पर आलोक की जगह मैं नाम चेंज कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ रजनीश, और यहाँ पर एज मैं लिखता हूँ 10, और यहाँ पे कुछ 19,000 उसकी सैलरी कर दी। अब देखिए, अब रो इंसर्ट हो रही है क्योंकि अब चेक कंस्ट्रेंट यहाँ से हट चुका है, और सेलेक्ट क्वेरी लगाकर हम लोग देख सकते हैं टेबल के अंदर क्या रखा हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एज 10 वाला रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो रहा है। अब अगर मैं फिर से चेक कंस्ट्रेंट लगाने की कोशिश करूं, देखिए मैं चेक कंस्ट्रेंट दोबारा लगाने वाला हूं, तो ये रही कमांड, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड कंस्ट्रेंट C1 चेक एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो अब ये चेक कंस्ट्रेंट इस पे कायदे से एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एज की एक वैल्यू इस कॉलम के अंदर ऑलरेडी 10 रखी हुई है। तो ऑल्टर कमांड कभी भी आप चलाते हैं ना, तो उसके कारण टेबल में जो आप नए रूल्स लगा रहे हो, जो स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हो, उससे कोई रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 10 रखा हुआ है अगर एज की वैल्यू, तो वो रूल वायलेट कर रहा है चेक कंस्ट्रेंट का, इसलिए वो चेक कंस्ट्रेंट को अप्लाई नहीं कर पा रहा। चेक कंस्ट्रेंट C1 इज वायलेटेड क्योंकि वैल्यू उसमें 10 रखी हुई, तो वो अप्लाई नहीं होगा। तो ये बात हमको समझ में आ गई। तो मेरे ख्याल से चेक कंस्ट्रेंट बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को भी समझेंगे, और फिर आगे की जर्नी जारी रहेगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक तो ज़रूर करें, पर साथ में आप कमेंट भी करिए। कमेंट करके आपके जब फीडबैक मैं देखता हूँ, उसके कारण मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और मैं और वीडियोस इस तरह के आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और ये सीरीज़ तो खैर कंप्लीट करनी ही करनी है, पर अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एवरी संडे मैं लाइव आता हूँ रात को 9 बजे, अगर नहीं देखा हो तो वहाँ पे आ सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं वो लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।